हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिलीप सर, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो नया अपडेट लेकर के आया हूं आप सभी के एक्टिविटी टास्क से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, इतिहास के एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 को बनाना, और ये क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए खास करके है, क्योंकि इतिहास का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको ढूंढना सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो सारे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ये अपडेट देने के लिए है और इस वीडियो को मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे आप इस वीडियो को देख करके आसानी से लिख पाओगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगेगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी आगे बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं। तो बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था आप लोगों के इतिहास का पार्ट 1, तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पार्ट 2 का क्वेश्चंस का आंसर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है, 18वीं शताब्दी में मुगल शासन पतन के द्वार पर खड़े हो गया था और इस पतन के कारणों पर आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे, मुगल शासन के पतन के निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर कारण है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। तो इसमें क्या बताया गया देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि मुगलों ने सबसे पहले भारत में अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया था, अतः बाबर के बाद जितने भी मुगल शासक भारत में थे बने वे सभी शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तथा उसके बाद के सभी शासकों ने अपने भाइयों, सग संबंधियों, यहाँ तक कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं मारकाट के करके सिंहासन को प्राप्त किया। उनके दावेदारों के संघर्ष में मुगल साम्राज्य के दरबार, सूबेदार, मनसबदार आदि भी भाग लेते थे। दरबार में एक गुटबंदी का निर्णय होता था। इस प्रकार से संघर्ष से मुगलों की प्रतिष्ठा, शासन शौकत एवं जनधन का अपार क्षति हुआ करता था। विघटनकारी शक्तियों के अवसर का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस तरह से 1 नंबर पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि उत्तराधिकारियों के लेकर के बहुत ही समस्या हुआ करता था। नंबर 2 आता है औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब अयोग्य कैसे था, इसके बारे में बात करेंगे। तो औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी होने का कारण क्या था। औरंगजेब के बाद बनने वाले सभी शासक बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी के आपस अयोग्य थे। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था तथा वे सदैव भोग विलास में डूबे रहते थे, जिसके कारण वजीर एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोगों ने सत्ता का आपस में अधीन कर लिया था और शासन निर्माण बन गए थे। जहां दारा शाह की हत्या कर दी गई, फर्रुखसियर की आंखें फोड़ दी गई। इसी प्रकार आगे के अन्य शासकों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। वहीं अगर दोस्तों इस तरह से अगर बात करें इसके आगे की पॉइंट की, तो आगे का जो पॉइंट आता है प्रांतीय सूबेदार की महत्वाकांक्षाएं। इसमें क्या बताया गया अच्छी तरह से समझ लें। इसमें कहने का मतलब क्या है, जो प्रांतीय सूबेदार की महत्वाकांक्षा औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण महत्वाकांक्षी मुगल सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे तथा कमजोर बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उन्हें इस प्रकार से रोक सके। हैदराबाद, अवध, बंगाल, मालवा, बुंदेलखंड आदि राज्यों में स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार से मुगल सत्ता केवल दिल्ली और उसके आसपास ही रह गई। इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 आप लोगों का बनता है, जिसमें और भी एक पॉइंट बताया गया जो है दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। मुगल दरबार औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुटबाजी एवं षड्यंत्र का महान केंद्र बन गया। इस समय दरबार में 2 प्रमुख गुट थे, एक हिंदुस्तानी और एक मुगल में बटा हुआ था, ठीक है। और मुगल भी 2 गुटों में ईरानी और तुरानी में बटे हुए थे। इन गुटों ने आपसी वैमनस्य के कारण बादशाह को इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि वे समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दे सके और मनसबदारों ने अपने शक्ति का विस्तार करना जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो दरबारी लोग रहते थे वे लोग ही षड्यंत्र करते थे, आपस में गुटबाजी क्या करते थे, जिससे कि वे चाहते थे, हर कोई यही चाहता था
कि उन्हें राजा का जगह मिल जाए, यानी सिंहासन के लिए सभी लोग लड़ा करते थे। आपस में गुटबाजी करने की वजह से वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और कुछ लोग आपस में मिल करके चाहते थे कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसे हटा दिया जाए, जिसमें कि बहुत लोग आते थे और उसमें मनसबदारी से लेकर सूबेदार तथा अन्य दरबार के लोग भी थे जो कि ये षड्यंत्र में भाग लिया करते थे और इस तरह से एक दूसरे को क्या करते थे कि वे लोग हरा देना चाहते थे और इसमें अपना खुद का भागीदारी बन करके उस सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 में जो बताया गया है वो क्या है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। प्रशासनिक भ्रष्टाचारी, पॉइंट नंबर 5 जो बता रहा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब के समय तक अधिकांश नियुक्तियां मुगल प्रशासन के योग्यताओं के आधार पर होती थी, परंतु बाद में बादशाह की स्वयं की इच्छा एवं दबाव में नियुक्तियां होने लगी। ठीक है, बादशाह की तो स्वयं की इच्छा होती थी तो वो नियुक्त करता था। इस कारण से प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा और स्थानीय प्रशासन में इन अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे मनसबदारों एवं जागीरदारों का प्रभाव तो बढ़ा परंतु बादशाह का प्रभाव बहुत ही कम हो गया। इस तरह से जो प्रशासनिक शक्ति थी वो कम होने लगी। अगला अगर वही पॉइंट की बात करें तो विदेशी आक्रमण। मुगलों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाने के लिए नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूट मचाई और जिससे मुगल सत्ता का अंत होना निश्चित हो गया, क्योंकि इन आक्रमणों के उचित स्थिति जर्जर बना दी थी और ये जो कंडीशन था ये बहुत ही जर्जर हो गया, जिसके वजह से मुगल क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होने लगे और इस तरह से वे सभी लोग हारने का यही सब कारण बनता है। अगर वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय से संबंधित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का एक तालिका तैयार करो। इसकी तालिका तैयार करने का मतलब है कुछ पॉइंट्स देकर आपको लिखना है। तो उत्तर इसका होगा कि भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व निर्णय संबंध से ब्रिटिश सरकार कंपनी द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1 आएगा यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव ने जमीन की जरीन तथा मापजोख के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की। 1750 ईस्वी में फ्लैकलैंड ने 24 परगना में जमीन माप का शुरू करवा दिया। अगर वही पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है, देख लीजिए। 1764 ईस्वी में जोमस रेनेल ने बंगाल की नथी पद की माप की। उन्हें 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल का माप विभाग प्रधान नियुक्त किया। बंगाल के नदी पथों को माप कर रेनेल में कुल 16 मानचित्र तैयार किए। तब पहली बार बंगाल की नदियों का गतिपथ बनाया गया, किस तरह से नदियां बहती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी क्या करती थी, सभी चीज़ों को कंट्रोल करती थी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने इजारदारी बंदोबस्त लागू किया गया था। जैसे कि मैंने इजारदारी बंदोबस्त के बारे में बता ही दिया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार लिस्ट से जाकर के देख सकते थे। पॉइंट नंबर 5 में देख लीजिए, 1790 में क्या बताया गया है कि कंपनी के ने इजारदारी बंदोबस्त को हटाकर 10 वर्ष बंदोबस्त चालू कर दिया था, लेकिन क्रम में इन बंदोबस्त को हटाकर ब्रिटिश कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, इस तरह से ये 5 पॉइंट आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब वही बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए कि उपयुक्त जगह पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा करना है। क्या करना है, जिस तरह से पिछले बार हम लोग एक्टिविटी 2 का काम किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी फिल करना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे के खाली जगहों को भरो। तो पहला जो पॉइंट बन रहा है वो गवर्नर जनरल में अधीनापुक्त मित्रता नीति और हड़प नीति, कौन कौन सी नीति किसके वजह से हुई थी इसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेल्जली था, लॉर्ड डलहौसी ने उसको हड़प नीति बताई गई थी। वहीं अगर बात करें समय काल, कितने से कितने के बीच ये गवर्नर जनरल अपना काम करके गए थे, तो यहाँ पर जो बताया गया है वो समय बताया गया है 1798 से 1805 ईस्वी।
ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो अधिनियम स्मृति में हड़प नीति अवलोकित करने वाला था, वो था आप लोगों का पहला पॉइंट में जैसे लॉर्ड वेलेस्ली था। और हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वहीं समय काल की बात करें तो 1798 से 1805 था और हड़प नीति का जो समय था वो 1848 से 1856 की थी। और वहीं देखा जाए कि कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, तो प्रभावित राज्यों में संख्या आता है हैदराबाद, मैसूर। और इसका हड़प नीति का जो प्रभावित हुआ था वो था सतारा और झांसी, ये दोनों जगह थे जो मूल रूप से प्रभावित हुए थे। अब इसकी मूल नीति का कारण क्या था, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसकी मूल नीति का जो पहला पॉइंट है उसमें क्या हुआ था कि इसमें जो मूल नीति के कारण थे वो होते हैं कि इस संधि को स्वीकार करने वाला राजा को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना ही होता था, ठीक है। अंग्रेजी रेजिमेंट को नियुक्त करना बहुत ही जरूरी कर दिया गया था इस नीति के अंतर्गत। नीति की तो हड़प नीति में किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रितानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। ब्रितानी मतलब ब्रिटेन के लोग उस साम्राज्य को ले लेते थे, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी, गोद निषेध प्रथा भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जिन शासकों का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था उसे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जिन राजाओं के पास कोई पुत्र नहीं होता था वो कोई भी पुत्र नहीं ले सकते थे, अर्थात वो कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। अगर वो दत्तक पुत्र लेंगे तो फिर उसका उत्तराधिकारी वो बन जाएगा, इसी वजह से उन्हें कोई भी गोद लेने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरे वीडियो को समझ लिया और अच्छे से आप अपने कॉपी में इसे लिख सकते हो। तो अगले वीडियो में एक बार नए अपडेट के साथ नए एक्टिविटी टास्क को लेकर मैं फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। अगर किसी और सब्जेक्ट से, किसी और क्लास से रिलेटेड आप लोग को एक्टिविटी टास्क की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी कोई डाउट ना हो और वो भी अपने एक्टिविटी टास्क को आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर नए अपडेट के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। Stay healthy and keep learning. Bye bye. Take care.